प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार क्या होती है और सरकार की परिभाषा क्या है, सरकार के अंग क्या हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है अपना, ये 7 नंबर का है। एक बड़ा क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें आना है और छोटा क्वेश्चन भी बनता है। तो प्रश्न कैसे बन सकता है कि सरकार से आप क्या समझते हैं, सरकार के प्रकार बताइए, या फिर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को समझाइए, या फिर बड़ा प्रश्न पूछेगा तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखिए, प्रश्न चाहे कैसा भी हो, अपने को इस मूल बात की जो कंसेप्ट है उसको समझना है कि सरकार क्या होती है और सरकार कितने प्रकार की होती हैं। इन सब बातों को अपने को समझना है। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि सरकार का अर्थ क्या है। सरकार का अर्थ परिभाषा पूछ सकता है। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। देखिए, राज्य जो है एक भावात्मक अवधारणा के रूप में माना जाता है, जो एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। कौन? राज्य। जिसका कोई मूर्त नहीं होता, रूप नहीं होता, आकार नहीं होता और दिखाई नहीं देने वाला ऐसा सिस्टम, ऐसी संस्था होती है एक राज्य। इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, यानी सही रूप देने के लिए और सही देने का काम जो है, इसको रूप देने का काम, वो काम है सरकार का। तो ऐसे कह सकते हैं कि सरकार जो होती है वो राज्य को मूर्त रूप और दृश्य रूप प्रदान करती है, क्योंकि राज्य एक भावात्मक अवधारणा है और भावात्मक, अमूर्त और अदृश्य संस्था है। तो ऐसी संस्था को वो एक मूर्त और दृश्य रूप देने का काम, वो काम गवर्नमेंट का होता है। अगर सरकार द्वारा ही राज्य की जो सामूहिक इच्छा है, उस इच्छा को निर्धारित करती है, अव्यक्त करती है और क्रियान्वित भी करती है। इन सरकार क्या करती है, राज्य की जो सामूहिक इच्छा है, राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित करती है, उसको अव्यक्त करती है और उसको क्रियान्वित करने का काम भी सरकार का होता है। अगर सरकार राज्य में न हो तो निश्चित रूप से राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। राज्य एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश होता है, लेकिन उस राज्य के सही संचालन के लिए सरकार का गठन जरूरी है। तो सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती और जो राज्य के निश्चित भूभाग में जो बसने वाले लोग होते हैं, उस भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने का काम और कानून का निर्माण करने का जो काम है, वो सरकार का होता है। इन सरकार का मूल काम क्या होता है कि राज्य में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी सेवा करना और उनके लिए कानून का निर्माण करना। और अगर कोई व्यक्ति, उस राज्य में निवास करने वाला कोई व्यक्ति कानूनों के नियमों की
पालना नहीं करता या कानून नहीं मानता तो निश्चित रूप से दंड देने का जो अधिकार है वो अधिकार सरकार को होता है। तो ऐसे कह दें, सरकार जो है किसी राज्य को व्यवस्थित संचालन में अहम भूमिका निभाती है। अब एक गार्डनर प्रसिद्ध पॉलिटिशियन हुए हैं। तो गार्डनर ने राज्य की परिभाषा दी है और गार्डनर क्या कहता है, यानी गार्डनर के अनुसार राज्य क्या है। देखिए, गार्डनर प्रसिद्ध पॉलिटिशियन हुए हैं और उन्होंने कहा कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है। क्या कहा कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है। अभिकरण या मशीन है कौन? सरकार। ये गार्डनर कहता है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा नीतियां निश्चित की जाती है, नीतियां निश्चित की जाती है और सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। एक बार फिर समझ लें, गार्डनर जो परिभाषा दी, गार्डनर कहता है कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिनके द्वारा राज्य की नीतियां निश्चित की जाती है, यानी जो पॉलिसियां बनती हैं, नीतियां निश्चित की जाती हैं और सामान्य मामलों में नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। ये सारी बातें जो हैं वो सरकार के लिए लागू होती हैं, सरकार की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। अब प्रश्न बनता है कि सरकार के अंग कितने हैं? देखिए, सरकार के 3 अंग हैं और जिसमें 3 अंग कौन कौन से हैं? जिसमें देखिए, सरकार के अंग, सरकार के 3 अंग हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं सरकार के, जिसमें पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, तीनों अंगों में जो श्रेष्ठ अंग माना जाता है या महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, उस अंग का नाम है व्यवस्थापिका। अब सबसे पहले हम बात करेंगे व्यवस्थापिका की कि व्यवस्थापिका क्या है। देखिए, सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण और प्रथम अंग माना जाता है। भारतीय राज व्यवस्था में अगर व्यवस्थापिका के गठन की बात करूं मैं, तो व्यवस्थापिका के 2 प्रकार हैं और उसमें पहली संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी है राज्य व्यवस्थापिका। यानी व्यवस्थापिका के 2 प्रकार हैं। पहली जो सेंटर स्तर पर रहती है, भारत सरकार से कहते हैं, वो होती है संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी होती है राज्य व्यवस्थापिका। राज्य व्यवस्थापिका। तो ये 2 प्रकार हैं व्यवस्थापिका के, जिसमें पहला संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा
राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका जो भारत सरकार, ये कहते हैं पूरे देश लेवल की व्यवस्थापिका है, और राज्य किसी राज्य की व्यवस्थापिका होती है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, देखिए भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को एक नाम दिया गया है, और वो नाम है पार्लियामेंट। यानी भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो इस बात को मेरे को याद रखना है। एक नोट करके लिख रहा हूं मैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद, अंग्रेजी बोलते हैं पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो संविधान में जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको ही पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 79। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में व्यवस्थापिका के तहत एक संसद होगी, और उस संसद में 2 महत्वपूर्ण सदन होंगे, और इसके अलावा एक राष्ट्रपति होगा, और वो तीनों मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करेंगे। तो एक बार फिर सुन लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में और एक स्पष्ट बात लिखी गई है कि 79 के अनुसार भारत की व्यवस्थापिका में एक संसद होगी, और संसद के 2 सदन होंगे, और वो 2 सदन कौन कौन से होंगे, जिसमें एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन के रूप में भारत की पार्लियामेंट बनेगी, और इसके अलावा एक तीसरा, वो भी राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का ही अंग है। और इस प्रकार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। अंग 2 हैं, और अंग के रूप में सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन के रूप में भारतीय संसद बंटी हुई है। लेकिन अंग के रूप में अगर बात करें तो अंग में राष्ट्रपति भी शामिल है। सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन तीसरे पार्ट के रूप में राष्ट्रपति भी शामिल है। तो भारतीय संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग हैं 3, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी शामिल होता है। तो इस प्रकार भारतीय जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती हैं। तो ये थे भारतीय संसद के सदन और प्रकार। अब प्रश्न देखिए किस रूप में आता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है और संवैधानिक प्रमुख भी होता है देश का।
अगर अंग पूछता है भारतीय संसद के अंग, तो अंग में राष्ट्रपति को भी शामिल करना पड़ेगा। और सदन पूछता है तो सदन दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब उसके बाद में हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। कई बार लोकसभा और राज्यसभा में अंतर पूछ लेते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, लोकसभा का गठन किस रूप में होता है, और लोकसभा का मुखिया कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा में अंतर पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो दोनों सदन से में पूरा अवगत होना है कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है। तो देखिए, लोकसभा जो होती है, लोकसभा एक भारतीय संसद का अस्थायी सदन है। अस्थायी का मतलब है कि इस कभी भी भंग हो सकती है, ये परमानेंट सिस्टम नहीं होता। बहुमत अगर व्यवस्थित नहीं है, गड़बड़ होगी बहुमत में, तो सरकार गिर जाएगी। और इस कारण से इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। हालांकि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको स्थायी नहीं बोल करके अस्थायी सदन बोलते हैं। लेकिन खास बात यह भी है, अस्थायी सदन जरूर है लोकसभा भारतीय संसद का, लेकिन ये लोकप्रिय सदन होता है, पॉपुलर ब्रांच है, ये कैटेगरी है। जबकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, लेकिन ये लोकप्रिय नहीं होता। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसका 5 वर्ष का होता है। और बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं, उनकी आयु का भी अंतर होता है, उनकी पावर का अंतर होता है, टोटल सदस्यों की संख्या में भी अंतर होता है। इस प्रकार कितने लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर, कुछ राज्यसभा के मेंबर जिन विशेष योग्यता हो, उनको राष्ट्रपति 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है और लोकसभा में 2 को नॉमिनेट करता है। तो इस प्रकार भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये सारी बातें लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ी हुई हैं। तो कल हम डिटेल बात करेंगे लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उनके संगठन, शक्तियां, उन सब बातों की डिटेल चर्चा हम कल करेंगे। आज इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।